15 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान से निकाले जाने के बाद एक और एशियन कंट्री ब्रिटिशर्स के हाथों से निकल रही थी। भारत की आजादी से प्रेरित होकर वहां के लोग अंग्रेजों के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आखिरकार 4 जनवरी 1948 के दिन उन्हें भी ब्रिटिशर्स के गुलामी से आजादी मिल गई। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, जो उस वक्त बर्मा के नाम से जाना जाता था। उस वक्त म्यांमार में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टिम्बर, गोल्ड, टीन और रूबी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार थे। इसलिए उस वक्त इसे एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता था। ये देश कल्चरल हेरिटेज का भी केंद्र था। बुद्धिज्म में मानने वाले यहाँ के लोग पीसफुल जीवन जीते थे, लेकिन वहाँ के लोग नहीं जानते थे कि आजादी की खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली और ये देश एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होने वाला है जो इस देश को अंदर से खोखला कर देगा और मेंटल पीस के साथ जीने वाली यहाँ की जनता को सड़कों पर उतरकर अपनी आजादी के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। ऐसे सिविल वार जो 1,80,000 लोगों की जान ले लेगी और लाखों लोगों को घर छीन कर उन्हें सड़क पर ला देगी। मगर कैसे शुरू हुआ म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट? कैसे रक्षा करने वाली मिलिट्री फोर्सेस ने ही इस देश को बर्बाद कर दिया और इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी म्यांमार की सिविल वार खत्म होने के नाम क्यों नहीं ले रही? जानेंगे म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट की इस दर्दनाक कहानी में। 1948 से 1962 द रिवोल्ट एंड ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप। म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिलते ही एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग AFPFL नाम की पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, लेकिन देश के साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में कारेन नाम की एक इथनिक ग्रुप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अपने लिए म्यांमार का वो रीजन इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कारेन नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक आर्मी बनाई और म्यांमार की कई सिटीज जीतते चले गए, जिससे देश में सिविल वार ने दस्तक दी। म्यांमार की मिलिट्री और इनके बीच कई बार फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट हुए और 1949 में KNDA को और पावरफुल बनाकर KNLA यानी कि कैरेन नेशनल लिबरेशन आर्मी बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन रही थी, जो कंट्री को टेक ओवर करना चाहती थी, जबकि देश का कुछ हिस्सा मुजाहिदीन ने भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। और 1950 में म्यांमार पर डिफरेंट पार्टीज का रीजन वाइज कंट्रोल आप इस मैप में देख सकते हैं। खैर, म्यांमार में चल रही इस टेंशन के बीच 10 साल बीत गए। अब गवर्नमेंट में भी फूट पड़ने लगी थी और मिलिट्री ने भी पॉलिटिकल मैटर्स में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था। इस साल AFPFL पार्टी में एक ऐसे स्प्लिट हुआ और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने विन को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगले 2 साल तक म्यांमार मिलिट्री के कंट्रोल में रहा और साल 1960 में कंट्री में फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता, इन्होंने उसे पावर हैंड ओवर कर दी। लेकिन ने विन और उनकी मिलिट्री ने अब पावर का स्वाद चख लिया था, इसलिए गवर्नमेंट के अंडर में काम करना अब उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए 1962 में ने विन की लीडरशिप में म्यांमार की आर्मी द तात्मा दाव ने मिलिट्री ऑफ करके म्यांमार की गवर्नमेंट से पूरी पावर छीन ली और मिलिट्री जुंटा यानी मिलिट्री का शासन एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि अब पूरा देश मिलिट्री खुद चलाने वाली थी, जिसके साथ म्यांमार के पहले और सबसे खतरनाक डिक्टेटर ने विन के हाथ पूरे देश का कंट्रोल आ गया। और सबसे बुरी चीज जो म्यांमार इकोनॉमी के साथ हुई वो ये कि न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी, यानी अब म्यांमार के बिजनेसमैन किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते, जिससे गोल्ड माइंस, पेट्रोलियम प्लांट्स और फैक्ट्रीज में काम करने वाले सिविलियंस की जॉब चली गई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाला कुछ सालों में उनका जीवन नर्क से भी बदतर होने वाला है। 1962 से 1988 ने विन्स क्रूएल डिक्टेटरशिप। मिलिट्री रूल आते ही अपोजिशन की CPF उर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा ने गवर्नमेंट के खिलाफ पीपल्स वार डिक्लेयर कर दी, लेकिन 1 साल तक जंग लड़ने और कई बार पीस टॉक्स की कोशिश के बावजूद वो जंग हार गए। हालांकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ अपने रिलेशंस बनाकर रखे और अपनी कोस्ट लाइन से चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करा के वो म्यांमार में बिजनेस करके कंट्री में चल रही इस कोल्ड सिविल वार के लिए फंडिंग का जुगाड़ कर लेते थे। लेकिन 1967 में CPB के चाइनीज एलाइज ने बर्मा के पॉलिटिकल अफेयर्स में
टांग अड़ाना शुरू किया, जिससे देश में एंटी चाइनीज राइट्स की शुरुआत, जिसमें 31 चाइनीज सिविलियंस को मार दिया गया और कई फैक्ट्रीज और गोडाउन्स को जलाकर राख कर दिया, जिससे सीपीबी के सदस्यों में आक्रोश बढ़ गया था। दूसरी तरफ 1962 से 1964 के बीच न्यू इन की आर्मी और कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच लगातार जंग चल रही थी, जिसमें करीब 15,000 लोग मारे गए। जिसके बाद दोनों साइड्स ने सीज फायर की डील साइन, लेकिन कैरन रिबेल्स इससे खुश नहीं थे और ग्राउंड लेवल पर अगले 10 सालों तक लगातार सिविल वार चलती रही, जिसका खामियाजा पीस में बिलीव करने वाली जनता भुगत रही थी। एक तरफ रिबेलियन ग्रुप्स फंडिंग के लिए लोगों को लूटते थे, तो दूसरी तरफ तात्मादाव मिलिट्री लोगों से हेवी टैक्सेस लेती थी। गवर्नमेंट जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हाथ रखती, वो बिना किसी डील के उनकी हो जाती और प्रॉपर्टी के ऑनर्स आवाज उठाना तो दूर, सर ऊपर करके मिलिट्री की तरफ देख भी नहीं पाते थे। किसी भी इलाके में किसी भी वक्त जंग शुरू हो जाती थी, जिसमें मासूम लोग अपनी जान गंवाते थे। कहा जाता है कि इस दौरान म्यांमार की जनता का हाल ब्रिटिश रूल से भी बुरा हो चुका था, लेकिन हर कोई चुप था। इस बीच 1972 में म्यांमार में न्यू इन की गवर्नमेंट और सभी रिबेल ग्रुप्स के बीच में बड़े लेवल पर पीस टॉक्स हुई, लेकिन न्यू इन ने फेडरल मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाने से मना कर दिया और ये पीस टॉक्स भी फेल हो गया। जिसके बाद 1974 में मिलिट्री ने बर्मीज सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बनाई और ब्रिगेडियर जनरल सिन विन म्यांमार के 4th प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि डिक्टेटर ने विन अब भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बने हुए थे और गवर्नमेंट उनकी उंगलियों पर ही नाचती थी। इसी तरह और 14 साल बीत गए और अब म्यांमार की जनता के सब्र का बांध टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। द 888 अपराइजिंग। इसी वजह से 12 मार्च 1988 के दिन यांगून के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसे जैसे तैसे करके शांत तो करवा दिया जाता है, लेकिन फिर 23 जून 1988 के दिन म्यांमार के डिक्टेटर ने विन की मौत हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट कमजोर पड़ने लगती है और जनता के प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसमें नेशन वाइड रैलीज निकाली जाती है। कई जगह दंगे फसाद भी होते हैं और कुछ पब्लिक लीडर्स गवर्नमेंट की नाक में दम कर देते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देश के 3 बड़े शहरों में 2 मिलियन से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने रैलीज में हिस्सा लिया था, जिससे कि कई जगह तो प्रोटेस्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मिलिट्री ओपन फायर भी कर देती है और 6 महीने तक चले इस विद्रोह में 3,000 से 10,000 सिविलियंस अपनी जान गंवा देते हैं। म्यांमार के इस प्रोटेस्ट को 888 अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से बीएसएसपी पार्टी में टॉप पर बैठे मिलिट्री लीडर्स मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो उसके पहले ही म्यांमार आर्मी के दूसरे लीडर्स एक बार फिर मिलिट्री कोप कर देते हैं और सरकार को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसके बाद अगले 20 सालों तक म्यांमार मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ही बना रहता है। 1988 से 2006 वर्स्ट फेज ऑफ म्यांमार सिविल वार। इस टाइमलाइन में मिलिट्री धीरे धीरे करके सभी रिबेल ग्रुप्स के बेस डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो तितर बितर हो जाते हैं। हालांकि KNLA यानी कि कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने अब भी म्यांमार के बड़े हिस्से में अपना कंट्रोल बनाए रखा था। ऐसे ही म्यांमार की तात्मादेव मिलिट्री फोर्सेस साल 2006 में अचानक से KNLA के खिलाफ लार्ज स्केल अटैक लॉन्च कर देती है, जिससे ठीक उतने ही भयंकर जंग की शुरुआत होती है जो इस वक्त इजराइल, फिलिस्तीन एंड रसिया यूक्रेन के बीच हो रही है। इस जंग में हजारों सिविलियंस मारे जाते हैं और करीब 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। समय 2007 द सेफ्रॉन रेवोल्यूशन। दोस्तों, जनता का इतना बुरा हाल देखकर हमेशा शांति और अहिंसा के पाठ पढ़ने वाले मॉन्क्स यानी साधुओं से रहा नहीं जाता और वो शुरू करते हैं द सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, जिसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट और रैलीज कराते हुए लाखों मॉन्क्स देश को मिलिट्री जुंता रूल यानी मिलिट्री शासन से आजाद कराने की मांग रखते हैं। साथ ही फ्री इलेक्शन, माइनॉरिटी राइट्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आजादी की मांग करते हैं। इस प्रोटेस्ट में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एंड यंगस्टर्स भी हिस्सा लेते हैं, जिससे म्यांमार का मिलिट्री रूल कमजोर पड़ने लगता है और फाइनली 2008 में म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और 2010 से म्यांमार डिक्टेटरशिप उर्फ मिलिट्री जुंटा रूल से पार्शियली डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज म्यांमार पर लगातार सैंक्शंस लगाती जा रही थी और मिलिट्री के पास अपनी कंट्री को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। समय 2011 से 2021। सिविलियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब कहानी में एंट्री होती है म्यांमार की सबसे लोकप्रिय पॉलिटिकल लीडर की, जिनका नाम है ऑंग सान सू कई, जो फ्रीडम फाइटर ऑंग सान की
बेटी थी जिनका म्यांमार की इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, इसलिए उन्हें म्यांमार के फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी जाना जाता है। खैर, ऑंग सुन सू कई ने 1980 में NLD यानी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी और 1990 के इलेक्शन में भी उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीती थी, लेकिन उस वक्त मिलिट्री ने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और फिर मिलिट्री ने उन्हें अरेस्ट कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि 2010 में हुए इलेक्शंस मिलिट्री बैक्ड पार्टी USDP यानी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने जीता था, लेकिन 2015 का इलेक्शन म्यांमार का भविष्य बदलने वाला था। जी हाँ, 2015 में ऑंग सान सू कई की NLD पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उन्हें वर्ल्ड लेवल पर नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन फिर 2017 में म्यांमार की मिलिट्री ने रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड कंडक्ट किया, जिसमें 25,000 से ज्यादा मुस्लिम्स को मार दिया गया था, लेकिन ऑंग सान सू कई ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिससे दुनिया भर में उनकी काफी बुराई की गई। हालांकि उनके सपोर्टर्स ने कहा था कि अगर वो मिलिट्री के खिलाफ कुछ बोलती तो फिर से मिलिट्री कूप हो जाता था और म्यांमार की डेमोक्रेसी फिर से डिक्टेटरशिप के कंट्रोल में आ जाती, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। समय 2021, मिलिट्री जुंता ऑफ म्यांमार। जी हाँ, 1 फरवरी 2021 के दिन मिलिट्री ने NLD लीड सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ मिलिट्री कूप कर दिया और तात्मा डाओ के कमांडर ने चीफ मिन ऑंग यांग म्यांमार के हेड ऑफ स्टेट बन गए, जिसका साथ ऑंग सान सू कई और कई पॉलिटिशियंस को फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और पिछले 3 सालों से म्यांमार में सिविल वार की टेंशन और बढ़ गई है। दोस्तों, इस तरह 76 सालों से चल रहे इस म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है और 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अब ये मिलिट्री पावर्ड गवर्नमेंट देश में कब तक डिक्टेटरशिप करेगी उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों, हमारा मानना तो यही है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट में मिलिट्री के इंटरफेरेंस से नुकसान ही होता है और एक तरह से पूरा देश डूब जाता है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।